अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ा कि ठीक है आपको लग रहा है ये एक्ट मैंने किया है, बट मैंने ये एक्ट नहीं किया, ये तो एक्ट ऑफ गॉड था कि अगर रग्बी से या बॉक्सिंग से जो भी मुझे चोट पहुंचेगी, एक तरह से हमें पता है कि वो रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व है। हम नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं था ये सारी चीजें जो हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स हो गए। जब आपको पता था कि तुम्हारा शादी है, तुम्हें घोड़ा पर बैठना है, तो गधा की हरकत करने का क्या जरूरत थी। हेलो बच्चा लोग एंड वेलकम बैक टू द नेक्सस 3.0 बैच, जहां पे हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एडवांस वर्जन कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने 2 इंपॉर्टेंट पैसेजेस देखे, एक मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड और एक न्यूसेंस से रिलेटेड। जैसा कि आपसे वादा था, मैं 2 और पैसेजेस आपके लिए लेके आई हूँ। लेट अस जस्ट टेस्ट कि आपकी कितनी नॉलेज लॉ ऑफ टॉर्ट्स से हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ नेक्सस बैचेस से। सो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा जाके जरूर देखिएगा। और इस सीरीज के अंदर यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। सो नेक्सस 3.0 बैच के अंदर बेटा आप सब लोगों ने बहुत सारा प्यार इसरा मैम को दिया, हमारे लेक्चर्स को दिया। अब इसके बाद नेक्सस का एक और बैच आने वाला है जो कि PYQ बैच होगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेशन है। तो आप सभी को मेरी तरफ से स्वागत भी और एक तरह से अलविदा भी। बट हम लोग मिलेंगे नेक्सस के नेक्स्ट बैचेस में, जिसमें आपको जरूर आना है। और उसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ा। आप लोगों में से अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने हमारे नेक्सस 3.0 के सभी लेक्चर्स नहीं देखे, कुछ लेक्चर्स आपको लाइव सेशन में भी मिलेंगे, तो आप जाके लाइव में उसको एक्सेस कर सकते हैं। और PW के एप्लीकेशन पे तो सब कुछ है ही। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ। ज्यादा लंबा सेशन तो नहीं होने वाला है ये, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट पैसेजेस हम लोग करेंगे। ये पार्ट 2 है हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एडवांस लेक्चर्स का पार्ट 2, जहां पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, आप लोगों को मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया हुआ है, दैट इज द टॉपिक ऑफ जनरल डिफेंसेस। ये जो जनरल डिफेंसेस होती हैं, ये डिफेंडेंट के पास अवेलेबल होती हैं, जहां पे जो डिफेंडेंट होता है वो कोर्ट से कह सकता है कि ठीक है आपको लग रहा है ये एक्ट मैंने किया है, बट मैंने ये एक्ट नहीं किया, ये तो एक्ट ऑफ गॉड था। या फिर इसमें तो प्लेंटिफ की ही गलती थी, या फिर प्लेंटिफ को पता था ये होगा। बस इतना समझ लीजिए बेटा कि डिफेंडेंट यहां पे डिफेंसेस रख के अपने आप को बचा ले जाता है। ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उसका यही होता है, और किसी का भी यही होता है कि मैं बच जाऊं, मुझे पैसा ना देना पड़े। तो यही चीज है, डिफेंडेंट के पास अवेलेबल होता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट डिफेंसेस हैं, हालांकि हमने 7-8 पढ़े हुए हैं। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट, नेसेसिटी, आपका और भी हमने 2-3 और पढ़े हैं, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। तो डिफेंसेस को हमने इस रूप से पढ़ना है कि अगर एग्जाम में आए तो हमारा क्वेश्चन खराब ना हो। इनमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं बेटा, एक है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, और दूसरा है आपका विस मेजर या एक्ट ऑफ गॉड। और कोई भी स्टूडेंट है जिसने अभी तक की पढ़ा नहीं भी है, तो हम लोग पैसेज को अच्छे से रीड करने वाले हैं। हम पैसेज को क्योंकि अच्छे से रीड करेंगे तो अल्टीमेटली हमसे पैसेज भी, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चंस 10 हैं। अपना आपको स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, जैसे आपने लास्ट क्लास में मुझे बताया था। 10 में से आपके 7 आए, 6 आए, 5 आए, 10 आए, नीचे आपको कमेंट सेक्शन बताना है। अगर हमारे पेड का कोई स्टूडेंट है, यू आर ऑल्सो वेलकम, यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द क्वेश्चंस गिवन हियर। पहला पैसेज हम लोग देखेंगे बेटा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया से जो रिलेटेड है। सो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एक लीगल प्रिंसिपल है, जिसका मतलब होता है
When a person is willing, then no harm is caused. When a person is willing, then no injury is done to him. When a person is willing or accepting or agreeing, अगर हम खुद ही अग्री कर रहे हैं कबड्डी खेलने के लिए या बॉक्सिंग करने के लिए, तो अगर हमें चोट पहुंचेगी तो हम उसके अगेंस्ट डैमेजेस नहीं क्लेम कर पाएंगे। यही वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया भी कहता है। इट इज अ डिफेंस often invoked in cases where plaintiff willingly and knowingly assumes the risk associated with a particular activity or situation. In India, the principle of voluntary non-fit injuria finds application in various areas of law, including tort law, contract law. In tort law, यानी कि law of torts, the principle of voluntary non-fit injuria acts as a defense, or it has been used as a defense अगेंस्ट दी क्लेम्स ऑफ नेग्लिजेंस, कि नेग्लिजेंस के क्लेम के अगेंस्ट अगर कोई डिफेंडेंट को फंसाया जाता है तो डिफेंडेंट ये कह सकता है कि इसमें तो प्लेंटिफ की मर्जी थी, इसमें प्लेंटिफ की मर्जी थी। इट asserts that if a person voluntarily exposes themselves to a known risk, प्लेंटिफ को पता था कि इस एक्ट में ये सभी रिस्क इन्वॉल्व है, सो इट asserts that if a person voluntarily exposes himself to a known risks and suffers harm as a result, they cannot hold another party liable for the injury. हम इसमें दूसरी पार्टी को इंजरी के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते हैं, लायबल नहीं ठहरा सकते हैं। The essential element of this defense lies in the plaintiff's knowledge and plaintiff's acceptance. कबड्डी में हम सब जानते हैं कि हम गिर भी सकते हैं, तो हमें नॉलेज है और अगर हम खेलने चले गए यानी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गया, ठीक है, ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड। टू successfully apply the principle of voluntary non-fit injuria in India, certain essential elements must be present. What are those essential elements? Firstly, the plaintiff must possess full knowledge and comprehension of the nature and extent of risk involved. प्लेंटिफ को खबर है, नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन, ही नोज दैट। दिस नॉलेज कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, मतलब ये है कि प्लेंटिफ आइदर न्यू अबाउट द रिस्क और कंस्ट्रक्टिव मतलब ही शुड हैव नोन अबाउट द रिस्क बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। कबड्डी के बारे में कौन नहीं जान रहा है, कौन नहीं जान रहा है। सेकेंडली, the plaintiff must voluntarily, अपनी सद्बुद्धि और अपनी मर्जी से, willingly, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर दबाव बना के अग्रीमेंट लिया जाए, नहीं, सो ये assume the risk जो भी कबड्डी में इन्वॉल्व है। We are here taking the example of कबड्डी। Demonstrating their consent to undertake the activity despite being aware of the potential harm। उसने बोला हाँ हाँ मुझे पता है कि यार खेल तो मैं जानता हूँ, उसने बोला है। This voluntary assumption can be expressed explicitly or inferred from the plaintiff's conduct or actions। पहले तो बहुत खेल रहे थे, उसके बाद ये थोड़ा ना कहेंगे अरे हमें पता ही नहीं था, ऐसे गिरा दिया जाता है, उसमें कुश्ती में गिरा दिया जाता है, हमें पता ही नहीं है। पहले तो आप खेल रहे हो, आप जान रहे हो इसका मतलब। Thirdly, the risk assumed by the plaintiff should be a legal risk and not an illegal risk. It should be a legal risk and not an illegal one. If the risk arises from an illegal activity such as participating in a criminal act, अगर कोई रिस्क जो है वो किसी इलीगल एक्टिविटी से रिलेटेड है, जैसे कि आपने कोई क्रिमिनल एक्ट कमिट किया है, तो प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया इसको इन्वोक नहीं किया जा सकता है एज अ डिफेंस। इन इंडिया
In India, the application of voluntary non-fit injuria has been acknowledged in various cases, जैसे कि sport related injury, where participant willingly engages in high contact sports like boxing, rugby, they are deemed to have consented कि अगर रग्बी से या बॉक्सिंग से जो भी मुझे चोट पहुंचेगी, एक तरह से हमें पता है कि वो रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व है. सिमिलरली spectators attending sport events, similarly spectators who are attending sports events assumes the risk of being hit by stray balls और equipments आ सकते हैं आप तक भी. यानी कि आपने यहाँ पे अज्यूम करा हुआ था रिस्क, पता था आपने जब टिकट लिया था कि ऐसा भी हो सकता है. The principle of voluntary non-fit injuria also finds application in contract law in cases where parties voluntarily agree to undertake a hazardous task. Voluntarily agree to take a hazardous task or engage in a dangerous activity. They may be barred from seeking remedies for any harm suffered during the performance of the contract. During the performance of the contract. ठीक है? This principle recognizes autonomy of parties to freely negotiate and assumes the risks within the contract. तो contract law के अंदर भी ये होता है. So what does the principle? First question on your screen. First question on your screen. What does the principle of voluntary non-fit injuria asserts? क्या assert करता है? A. A willing person cannot be held liable for any injury caused. B. A willing person cannot hold another party liable for any injury suffered. C. A willing person must compensate for any injury caused. या D. A willing person can hold another party liable for any injury suffered. क्या करेक्ट आंसर होगा? मैं यहाँ पे आपको 3 सेकंड का टाइम दे रही हूं, आपको जवाब देना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है. ठीक है? So B here is the correct answer. A willing person, वो पर्सन जो वॉलंटरली अज्यूम कर रहा है रिस्क इन्वॉल्व, वो किसी दूसरे पार्टी को लायबल नहीं ठहरा सकता वो इंजरी, उस इंजरी के लिए जो उसने सफर करी है, वो इंजरी जो उसने सफर करी है उसके लिए लायबल नहीं ठहरा सकता है. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे. Next question on your screen. In tort law, voluntary non-fit injuria is generally a defense against the claims of A. breach of contract, B. defamation, C. negligence या D. fraud. तो पैसेज के अकॉर्डिंग और नेग्लिजेंस की बात अगर करी जाए तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि इसको हम लोग डिफेंस की तरह यूज कर सकते हैं नेग्लिजेंस के केसेस में. ये देखिए जो हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पे, here against the claims of negligence. ठीक है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? C करेक्ट आंसर हो जाएगा. C here will be the correct answer. आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ. What are the essential elements required for the application of voluntary non-fit injuria? तो लीगल रिस्क तो है, लीगल रिस्क तो है, इलीगल रिस्क नहीं है, एलिमिनेशन मेथड. फिर उसके बाद कॉम्पनसेशन तो एज सच हमने एलिमेंट्स में नहीं देखा. दो एलिमिनेट हो गए. करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, नॉलेज, उसका कंसेंट वॉलंटरीली आया है और उसको पता है कि एक लीगल रिस्क इन्वॉल्व है. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. सभी लोग अग्रीड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए. Which of the following scenarios would not be suitable? Not word used है. कई बार क्वेश्चंस में आपको ट्रिक किया जाएगा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप
देख लो कि क्या कोड्स यूज करे गए हैं। नॉट वर्ड यूज किया गया है, नॉट बी सुटेबल फॉर इन्वोकिंग द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ए अ पार्टिसिपेंट इन अ डेंजरस एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट, बी अ स्पेक्टेटर एट अ क्रिकेट मैच हिट, सी person injured while committing a crime, D freely negotiate, D a worker injured due to employer's negligence। तो वॉलंटी का डिफेंस सूटेबल कब नहीं होगा? जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी कि कोई अगर इलीगल रिस्क इन्वॉल्व हो गया, इलीगल रिस्क अगर इन्वॉल्व हो गया तो डिफेंडेंट यहाँ पे डिफेंस नहीं ले सकता है। क्रिकेट मैच में हो ले सकते हो, डेंजरस एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट में हो ले सकते हो, वर्कर इंजर्ड ड्यू टू एम्प्लॉयर्स नेग्लिजेंस ले सकते हो डिफेंस। तो ये चीज है बेटा। चलिए, एम्प्लॉयर्स नेग्लिजेंस के लिए किसी वर्कर के सामने आप डिफेंस ले सकते हो तब जब आपने वर्कर को सब बता दिया है कि हाँ ये इसमें आपको इंजरी हो सकती है। Lastly, in contract law, the principle of voluntary non-fit injuria acknowledges the parties' autonomy to। parties को क्या autonomy मिलती है? autonomy का मतलब आप समझ रहे हो बेटा, क्या options मिलते हैं या क्या freedom होता है उनको? क्या autonomy होती है? A, seek remedy from any harm suffered during the performance of the contract, B, assign the contract to a third party without consent, C, terminate the contract unilaterally without consequences, या D, freely negotiate and assume risks within the contract। freely negotiate and assume risks within the contract। तो यही हम लोगों ने लास्ट जो पैसेज था आपका उसमें हम लोगों ने इसको देखा। हियर recognizes the autonomy of parties to freely negotiate and assumes risks जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आई एम वेरी श्योर बच्चा लोग आपको सभी क्वेश्चंस में अच्छा स्कोर आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बड़े डिफेंस की डिफेंस है बेटा यहाँ पे, एक्ट ऑफ गॉड या विस मेजर। एक्ट ऑफ गॉड या विस मेजर की हम लोग बात करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर आप सब लोगों ने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, ओ माई गॉड मूवी देखी होगी। और उसके अंदर क्या होता है, एक हादसा हो जाता है जिससे उनकी दुकान जल जाती है। अब जब ये कोर्ट जाते हैं तो वहां पे डिफेंस लिया जाता है एक्ट ऑफ गॉड का, और उस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट करी गई हैं चीजें, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में डिपिक्ट करी गई हैं। तो एक्ट ऑफ गॉड का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, याद रखिएगा। एक्ट ऑफ गॉड बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ किया जाता है। 1000 केसेस में 2 या 3 बार ही खाली इसको एक्सेप्ट किया जाएगा एक्ट ऑफ गॉड को। 1000 अगर केसेस होंगे और लोग कहेंगे एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, तो जब प्रूफ करने की बात आएगी, जब कोर्ट सारी चीजों को चेक करेगा, तो सिर्फ 2 या 3 बार ही इसका एप्लीकेशन हो सकता है। सिर्फ 2 या 3 बार ही इसका एप्लीकेशन हो सकता है एक्ट ऑफ गॉड का। तो ओ माय गॉड मूवी के अंदर यही चीजें थी जो हम लोगों ने देखी थी। बट अगर हम लोग एक्ट ऑफ गॉड का एग्जाम्पल देखें तो मान के चलिए बेटा, मान के चलिए आप जानते हो बेटा बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस बने होते हैं, ब्यूटिफाई करने के लिए ऐसे पुल बनाए जाते हैं। ठीक है, मान के चलिए पुल बना हुआ है और ये पुल किसका है? ये पुल प्लेंटिफ का है। उसके नीचे बेटा, उस पुल के नीचे एक आर्टिफिशियल लेक है, किसकी? डिफेंडेंट की। अब बेटा हुआ क्या? बरसात हुई बेटा, बारिश आई, बारिश आई। जब बारिश आई तो बेटा इसका जो पानी था ना वो इतना ज्यादा ऊपर की तरफ आ गया, पानी बढ़ गया। होता है, जाहिर सी बात है, दिल्ली में तो आप देख ही रहे हो बेटा। तो पानी ऊपर इतना आ गया कि इनका ब्रिज जो है वो इसके अंदर डूब गया और इनको भारी मात्रा में नुकसान हुआ, भारी मात्रा में इनको नुकसान हुआ, उनका ब्रिज डूब गया। लेकिन जब हम लोग जब कोर्ट ने इसको पूरा पेरिजल करा तो पता ये चला कि 20-30 साल में
20-30 साल में इतनी हैवी रेनफॉल नहीं हुई थी, इतनी हैवी रेनफॉल नहीं हुई थी जितनी अब हुई। और प्लेंटिफ ने जब केस फाइल किया डिफेंडेंट के खिलाफ, तो डिफेंडेंट ने एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लगाया। डिफेंडेंट के वकील ने कहा ये हमारे द्वारा करा हुआ एक्ट नहीं है, इनसे पूछिए क्या 20-30 साल में कभी इनके ब्रिज को कुछ नुकसान हुआ था? नहीं हुआ। तो अगर इतनी हैवी रेनफॉल है जो कोई सोच भी नहीं सकता था होगी, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का एप्लीकेशन हो जाएगा, एक्ट ऑफ गॉड का एप्लीकेशन हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? बात समझ में आया? तो यही होती है बेटा बात एक्ट ऑफ गॉड की। एक और सिनारियो देखिएगा बेटा, एक और सिनारियो देखिएगा बेटा कि यहाँ पे होता क्या है बेटा, यहाँ पे रेनफॉल होती है, रेनफॉल होती है जिससे मान के चलिए एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर बना हुआ था, पानी का टैंक टाइप का बना हुआ था, और वो उसका पानी ओवरफ्लो होता है और प्लेंटिफ के खेत को खराब कर देता है, खेत खराब हो जाता है उससे। तो जब चेक किया कोर्ट ने कि रेनफॉल कितनी हुई थी, तो रेनफॉल जब कोर्ट ने देखा कि यार ये तो सिर्फ 2 ही 3 इंचेस की रेनफॉल हुई है, ऐसे इंचेस से नापा जाता है ना भाई, जब रेनफॉल होती है, मौसिन राम इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो वहां पे मौसिन राम में कैसे नापता है, कैसे नापा जाता है, हाउ डज इट, हाउ डू वी गेट टू नो कि कितने इंचेस की रेनफॉल हुई है? उसको इंचेस के थ्रू नापा जाता है। तो रेनफॉल का यही मापदंड है बेटा। यही चीज कोर्ट ने जब चेक किया, तो कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज पर निष्कर्ष पे कोर्ट पहुंचा कि भाई यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का एप्लीकेशन नहीं होगा। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि दिस विल नॉट बी अ केस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड का यहाँ पे केस नहीं होगा क्योंकि रेनफॉल उतनी हुई ही नहीं है। 2-3 इंचेस की रेनफॉल को हम कंसिडर क्या करते हैं? नहीं करते हैं। मौसिन राम अगर मैंने इंडिया में कहा है नहीं, पूरे ही भारत, पूरे ही विश्व में, पूरे विश्व में इट इज नोन एज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विस मेजर। क्वेश्चंस का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देना है। सो विस मेजर ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गॉड is a legal concept. It is a legal concept that refers to extraordinary events. याद रखना बेटा, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, इन कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। Extraordinary events or circumstances beyond human control, beyond human control, human control से बहुत परे, बहुत दूर, that prevents the fulfillment of contractual obligations। मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, हम नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं था, ये सारी चीजें जो हुई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स हो गए। और results in damage or loss। In India, the doctrine of vis major, in India, the doctrine of vis major finds application in various areas of law, including contract, insurance. Why? To address situations where parties are excused from liability due to unforeseen and unavoidable events. The doctrine of vis major recognizes that certain events are beyond the control of parties involved in a contract and they should not be held responsible। एक्ट ऑफ गॉड कहता है कि उन पार्टीज को आप रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए, they should not be held responsible for the consequences of such events। These events are typically characterized by their unpredictability and inevitability, जैसे कि natural disasters like earthquake, है आपका कंट्रोल earthquake पे, है आपका कंट्रोल floods पे, किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स पे क्या आपका कंट्रोल है? ना मेरा कंट्रोल है, यानी कि इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल एंड इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या रोजाना अर्थक्वेक आता है? क्या रोजाना अर्थक्वेक आता है? नहीं आता ना। सो दैट्स अबाउट दैट। टू सक्सेसफुली इन्वोक द डॉक्ट्रिन ऑफ विस मेजर इन इंडिया, to successfully invoke the doctrine of vis major,
certain essential elements must be present. Firstly, the event must be unforeseen. What is the meaning of unforeseen? हमें पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा इवेंट आ जाएगा. That is unforeseen and beyond the control of parties involved. The occurrence of the event should be such that it could not have been reasonably anticipated. हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि इतनी बारिश हो जाएगी जैसे 20-30 साल में नहीं हुई. Or prevented by the parties seeking to rely on the doctrine. Secondly, the event must make the performance of the contractual obligations impossible or highly impracticable. मान के चलिए 100 बोरी का हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब इतना ज्यादा तूफान आ गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा हो पाया, तो कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो कोर्ट देखेगा इस चीज को, कहेगा कि हाँ भाई ये हम तो सोच भी नहीं सकते थे इतना तूफान आ जाएगा. सो ये सारी चीजें आती हैं. द इवेंट शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली हिंडर the party's ability to fulfill their obligations under the contract. Mere inconvenience or increased cost may not be sufficient to invoke the doctrine of vis major. बहुत ही कम केसेस में एप्लीकेशन होता है इसका. Thirdly, the party seeking to rely on vis major must demonstrate that they have taken reasonable precautions. हमने हर कोशिश करी थी कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, या हमने हर कोशिश करी थी कि इनका ब्रिज ना टूटे, बट उसके बाद भी हुआ तो हम नहीं कह सकते कुछ. फिर प्रिवेंट द अकरेंस है ना, टू प्रिवेंट द अकरेंस. फिर उसके बाद देखिए, दिस रिक्वायरमेंट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स. कोर्ट ये भी पूछ सकता है कि भाई आपने क्या कोशिशें करी, आपने अपनी तरफ से क्या कोशिश करी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, है ना. So proactive measures to minimize the impact of unforeseen events. In India, the application of doctrine of vis major is evident in various real life situations. जैसे कि in context of insurance, if a property is damaged due to an earthquake, the property owner may be able to claim compensation under an insurance policy that covers act of God. होता है बेटा. The insurance company may not hold the property owner liable फॉर द डैमेज. यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर को डैमेज के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा. क्यों? क्योंकि ये अनफोर्सीन सिचुएशन से ये इवेंट अकर हुआ. सिमिलरली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, इफ द प्रोग्रेस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंटली डिलेड ड्यू टू हेवी रेनफॉल और अ नेचुरल डिजास्टर, कॉन्ट्रैक्टर में बी एक्सक्यूज फ्रॉम द लायबिलिटी फॉर डिलेज. इसके लिए उसको एक्सक्यूज किया जाएगा बेटा, है ना, जाहिर सी बात है. However, बेटा, it is essential for the contractor to demonstrate, ये बताना पड़ेगा कि इवेंट हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड था और हमने हर कोशिश करी कि हम इसके इम्पैक्ट को कम से कम करें. चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे. अगेन आपको अपना स्कोर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ऑन योर स्क्रीन. व्हाट डज द डॉक्ट्रिन ऑफ विस मेजर और एक्ट ऑफ गॉड रिकॉग्नाइज? क्या रिकॉग्नाइज करता है? ए, parties are responsible for unforeseen events beyond their control. B, parties are excused from the liability. Parties are excused from the liability due to extraordinary events beyond human control. Parties are liable for any damage or loss caused by unforeseen events. Parties must anticipate all events and take preventive measures. एक्ट ऑफ गॉड क्या कहता है? आइए इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. पार्टीज मस्ट एंटिसिपेट ऑल इवेंट्स एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स. ठीक है. बी, सी, पार्टीज आर लायबल फॉर एनी डैमेज और लॉस. पार्टीज आर लायबल फॉर एनी डैमेज और लॉस कॉज्ड बाय अनफोर्सीन इवेंट्स. नो. पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनफोर्सीन इवेंट्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल. नो. पार्टीज मस्ट एंटिसिपेट ऑल इवेंट्स एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स. ऑल इवेंट्स को हम कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं? कुछ ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसे हादसे हो सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा हो जाएगा. तो ऑल इवेंट्स को एंटिसिपेट करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. एलिमिनेट. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. पार्टीज आर एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द लायबिलिटी ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल. बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आइए.
what type of events here can be considered as act of God or vis major? Events caused by human negligence, events that are predictable and preventable, extraordinary events beyond human control, events that result in minor inconvenience. जहां पे भी लिख के आएगा बेटा बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, क्या लिख के आएगा? बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। आपको क्या करना है? उस पे एक टिक लगा देना है, उस पे एक टिक लगा देना है, क्योंकि वही क्या हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा बेटा? वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए। What are the essential elements required to invoke the doctrine of vis major in India? Foreseeability, control and increased costs. ठीक है? Unpredictability, impossibility and proactive measures. C. Control, inconvenience and reasonable precautions. D. Unforeseeability, predictability and minimal inconvenience. नहीं, कंट्रोल में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था, तो जहां जहां पे कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल में था ही नहीं, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। प्रिडिक्टेबल भी नहीं था, अनप्रिडिक्टेबल था, इम्पॉसिबल था, और हमने सारे मेजर्स लिए, सभी प्रोएक्टिव मेजर्स लिए, तब भी हम उसको नहीं रोक पाए। डॉक्ट्रिन ऑफ विस मेजर यहां पे एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट। In the context of insurance, how does the doctrine of vis major apply? Insurance के matters में कैसे apply करता है इसको देखिए। Insurance companies are responsible for all unforeseen events. B. Property owners cannot claim compensation for act of God. C. Insurance policy may cover damage caused by unforeseen events. D. इंश्योरेंस कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर एनी डैमेज। तो अभी अभी हम लोगों ने पैसेज में क्या देखा? अभी अभी हम लोगों ने पैसेज में देखा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो ऐसे डैमेजेस को कवर कर सकती हैं जो अनफोर्सीन इवेंट से होते हैं। किससे होते हैं? अनफोर्सीन इवेंट से, जो हादसे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, हाउ कैन अ कॉन्ट्रैक्टर इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन्वोक द डॉक्ट्रिन ऑफ विस मेजर? कैसे इन्वोक करेगा एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में है? ए. बाय इंटेंशनली डिलेइंग द प्रोजेक्ट ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट। बी. बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इवेंट वाज विद इन हिज कंट्रोल। अगर तुम्हारे कंट्रोल में इवेंट था तब तो विस मेजर का आपका एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। अगर तुम जानबूझ के इवेंट को डिले कर रहे हो, इंटेंशनली डिले कर रहे हो, चाह रहे हो कि डिले रहे, नहीं। फिर उसके बाद सी. बाय प्रूविंग द इवेंट सिग्निफिकेंटली हिंडर्ड द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। या डी. बाय अवॉइडिंग एनी प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर सभी प्रिवेंटिव मेजर्स अगर लेते और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता या कंस्ट्रक्शन हो जाता तो आप विस मेजर का डॉक्ट्रिन यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। ये अप्लाई तब होगा जब यहाँ पे वो प्रूव करेगा कि ये अर्थक्वेक की वजह से मेरा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डिले हो गया, मैंने सभी कोशिशें करी थी कि डिले ना हो बट हो गया, तो ये चीजें आपके विस मेजर के अंदर आएंगी। इसी तरीके से मैंने आपको आपके क्लासेस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं, ऑलरेडी करवाए हुए हैं, चाहे वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया हो जाए, चाहे वो आपका विस मेजर हो जाए। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंदर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, एक बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसके अंदर होता क्या है बेटा, बहुत सारे स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं। बताइएगा अगर आपको ये याद है, मैंने आपको करवाया हुआ है। बच्चा लोग, आप लोग बताओ, जो बच्चा इसका नाम बताएगा ना तो नेक्स्ट बैच के अंदर उसको सबसे पहले मैं शाउट आउट दूंगी। इस केस का नाम कोई बच्चा बता देगा। था क्या बेटा, यहाँ पे सड़क जा रही थी, ये सड़क जा रही थी, सड़क क्या जा रही थी, यहाँ पे ये सभी स्पेक्टेटर्स क्या देख रहे थे? ये सभी स्पेक्टेटर्स यहाँ पे बैठ के कार रेसिंग इवेंट देख रहे थे। याद आ जाएगा आप लोगों को, कार रेसिंग इवेंट देख रहे थे। इस कार रेसिंग इवेंट में पता है क्या होता है? इस कार रेसिंग इवेंट में, अब कार रेसिंग इवेंट में क्या होता है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां होती हैं,
तो यहाँ पे बेटा दो गाड़ियां आपस में क्रैश हो जाती हैं, दो गाड़ियां कोलाइड करती हैं, या एक गाड़ी जो है शायद वो वहाँ पे साइड में टकरा जाती है और उससे जब स्मैश होता है बेटा तो बहुत सारे पार्ट्स उड़ उड़ के लगते हैं जाके लोगों को। इनमें से एक बंदा जो है वो कोर्ट जाता है, कोर्ट जाके यहाँ पे डैमेजेस क्लेम करता है कि हमें नुकसान हुआ है। यहाँ पे ओनर के खिलाफ, कार रेसिंग इवेंट के ओनर के खिलाफ डैमेजेस क्लेम करता है। कोर्ट यहाँ पे बेटा, कोर्ट यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का एप्लीकेशन करता है और कहता है कि आपको कोई भी कॉम्पनसेशन या डैमेजेस नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता था, जब आपको पता था कि तुम्हारा शादी है, तुम्हें घोड़ा पर बैठना है, तो गधा की हरकत करने का क्या जरूरत थी? एक तरह से वही चीज है। जब आपको पता था कि आप कार रेसिंग इवेंट में जा रहे हो और वहां पे आप चोटिल हो सकते हो, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप विलिंग थे, आप विलिंग थे, आप अपनी सद्बुद्धि अपनी मर्जी से गए, कोई आपको खींच के नहीं ले गया, आपने टिकट खरीदा है। विलिंग और वॉलंटरी है, और अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। यही होता है बेटा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड का मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दो डॉक्ट्रिन्स हम लोगों ने आज समझी और पढ़ी, दो डॉक्ट्रिन्स हम लोगों ने आज समझी और पढ़ी। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक है हमारा एक्ट ऑफ गॉड, दैट इज विस मेजर, दैट इज विस मेजर। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। एक में एक्ट ऑफ गॉड में विस मेजर एज ए डिफेंस, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एज ए डिफेंस। तो ये दोनों ही जनरल डिफेंसेस के टॉपिक्स थे। इसी के साथ बच्चा लोग हम आज का सेशन एंड करेंगे और ये हमारे नेक्सस 3.0 का सफर यहीं पे हमारा समाप्त होता है बच्चा लोग। अब आप लोगों से कुछ बातें मैं करना चाहूँगी। तीन चीज़ें या एक तरह से तीन प्रॉमिसेस मैं सभी बच्चों से ले रही हूँ। तीन प्रॉमिसेस आप भी हमें देंगे। पहली चीज़, आपको डेली रीडिंग के लिए कुछ ना कुछ करना है। स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट जस्ट पढ़ने की कोशिश करो। कोई भी मैगजीन उठा लो, न्यूज़पेपर उठा लो, डेली प्रैक्टिस आपको रीडिंग की करनी है। दूसरी चीज़, आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी आपको डीपीपीज मिल रही हैं, मॉक्स मिल रहे हैं, आपको जो कुछ भी सेक्शनल्स आप कर रहे हो उसको डेली बेसिस पे एक आध पैसेज तो आपको लगाना ही लगाना है और उसके साथ साथ उसको अच्छे से एनालाइज भी करना है। लास्ट प्रॉमिस आपसे मैं ये लेना चाहूंगी कि आपको एंग्शियस नहीं होना है, आपको डिप्रेस नहीं होना है, एंग्जाइटी नहीं लेनी है, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर बचा है। एक्चुअली नाउ योर मोस्ट क्रूशियल टाइम इज स्टार्टिंग रिगार्डिंग द प्रेपरेशन। अभी तक के क्या चल रहा था? अभी तक की आपके ऊपर चीजें थी, अब आप उन चीजों से बंध जाओगे। सो डोंट लेट योर माइंड और बॉडी वर्क लाइक अ जस्ट लाइक अ मशीन। एंजॉय दिस जर्नी। आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बराबरी से टाइम दो, एंजॉय करो इस जर्नी को। 1 दिसंबर को आप अपना 100% देना, इस चीज का एक दृढ़ निश्चय ले लो कि हम अपना 100% देंगे 1 तारीख को, और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है आपकी मेहनत को। अपने साथ दोगलापंती मत करिएगा, अपने साथ झूठ फरेब मत करिएगा। अपना जो भी टारगेट है उसको कंप्लीट करिए, पढ़ाई करिए, और इसी तरीके से हम लोग आगे मिलते रहेंगे वीडियोस में। बट आपसे ये तीन प्रॉमिसेस का रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इन प्रॉमिसेस का जवाब देना है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, मोस्ट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट बैच। तब तक के लिए क्या करना है? पढ़ाई करना है, रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है। टेक केयर एंड गुड बाय।